भागवता आचार्य हिंदी विषय कक्षा 9 हिंदी काव्य के पंचवटी शीर्षक जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है को लेकर प्रस्तुत हूँ। ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये मैथिली शरण गुप्त का चित्र है जो कि आधुनिक काल के द्विवेदी युग के राम को नायक मानकर काव्य रचना करने वाले कवि हैं। अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। नाम मैथिली शरण गुप्त, अभी हमने जाना चित्र को देख के। जन्म सन 1886 ईस्वी और जन्म स्थान जो है इनका चिरगांव झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम रामचरण गुप्त। लेखन विधा मतलब इन्होंने किस विधा में लिखा, काव्य है। भाषा है शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली। शैली है प्रबंधात्मक, अलंकृत, उपदेशात्मक, विवरणात्मक, गीति और नाट्य शैली। और इनकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। साकेत ये इनका महाकाव्य है। यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, विष्णुप्रिया ये सब इनकी रचनाएं हैं। उपाधि, इनको कौन सी उपाधि मिली? साकेत महाकाव्य के सृजन पर, सृजन मतलब रचना पर, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये एक संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसके द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको दिया गया। आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से इनको विभूषित किया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। साहित्य में स्थान, राष्ट्रकवि के रूप में इन्हें साहित्य में स्थान प्राप्त है और इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ। पंचवटी शीर्षक कविता की ओर बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, चंचल इसलिए कहा गया क्योंकि किरणें तो इधर उधर फैलती रहती है, तो चलायमान है, चंचल है। वो जल और स्थल सभी जगह क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश। तो चंद्रमा की जो उज्जवल चांदनी है, सफेद चांदनी है, वो एक चादर की तरह से धरती और आकाश में फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। वायु के मंद मंद झोंके जो आ रहे हैं, जो मंद मंद हवा चल रही है, उससे हरी हरी घास के तिनके जो हैं उनकी नोक हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो मानो उनके माध्यम से धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और जो हवा के चलने से वृक्ष झूम रहे हैं, हिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मंद पवन के झोंकों से वे वृक्ष भी मानो झूमते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। अब दूसरा पद्यांश। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी में जहाँ श्री राम की कुटिया है, जिसमें वो वास कर रहे हैं वनवास के टाइम में, है ना, तो उस पंचवटी की छाया में वो सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है और उसके सामने, उसके सम्मुख एक साफ पत्थर पर, शिला पर धैर्यशाली वीर और मन से निर्भीक, मतलब उनके डर में कोई उनके मन में किसी प्रकार का डर नहीं है, निर्भीक मन वाले लक्ष्मण वहां पर बैठे हुए हैं। तो उन्हें देखकर कवि के मन में विचार आ रहा है कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो कवि के मन में ये बात आ रही है कि ये कौन धनुषधारी है जो कि उस समय जाग रहा है जबकि भुवन भर यानी सारा संसार सोया हुआ है।
उस समय ये जागा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये तो राजमहल के सुख भोगने के योग्य है, तो ये यहाँ पे योगी के समान बना हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा इसको क्या काम है जो ये रात्रि में जाग कर यहाँ पर बैठा हुआ है? किस व्रत में है व्रती? तीसरा पद्यांश शुरू हो गया है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा कायों त्याग किए? कवि के मन में विचार आता है कि इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया हुआ है जो कि इसने इसके मन में क्या बात है जिसको पूरा करने के लिए, जिस व्रत को पूरा करने के लिए इसने इस प्रकार से निद्रा का त्याग किया हुआ है। ये तो राजसी सुखों को भोगने के योग्य है, राजभोग के योग्य। विपिन में बैठा आज विराग लिए, ये तो राजसी सुखों को भोगने के योग्य है, जो कि जंगल में आज वैराग्य धारण किए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है? जिस कुटिया जिस कुटिया का ये पहरा दे रहा है, जिसका ये पहरेदार बना हुआ है, ऐसा उस कुटिया में कौन सा धन है जिसकी ये रक्षा कर रहा है? जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, जिसकी रक्षा में इसका तन, मन, धन सब कुछ समर्पित है, जिसकी रक्षा के लिए ये सदैव तत्पर रहता है, रत रहता है, लगा रहता है और अपना तन, मन और जीवन सब कुछ इसके लिए इसने समर्पित कर रखा है। ऐसा उस कुटिया में क्या रखा हुआ है? चौथा पद्यांश। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मृत्यु लोक की मलिनता को मिटाने के लिए अपने स्वामी श्री राम के साथ जो यहाँ पर आई हुई है वन में, वह उस तीन लोक की लक्ष्मी सीता ने आज इस कुटिया को अपनाया है। वह आज इस कुटिया में वास करती है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी? ये तो वीरों के वंश की लाज है, तो फिर इसका पहरेदार वीर क्यों नहीं होगा? विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है, सुनसान स्थान है, जंगल का क्षेत्र है, तो रात्रि के समय सब बिल्कुल सुनसान रहता है, एकांत होता है, तो सुनसान निर्जन स्थान है। देश से मतलब स्थान। निशा शेष है, रात्रि अभी शेष है, और इसी कारण क्योंकि निशाचर जो हैं वो रात्रि में ही इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, तो निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी शक्तियां जो है, निशाचर जो हैं वहां पर इधर उधर ठहरे हुए हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। उज्जवल चांदनी होती है चंद्रमा की, और रात्रि जो है शांत है, नीरव है क्या ही निस्तब्ध निशा। रात्रि बिल्कुल निस्तब्ध है, कोई शब्द नहीं हो रहा वहां, बिल्कुल सन्नाटे से भरी हुई है, युक्त है, क्योंकि कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है वहां पे। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र मंद मंद चाल से बह रही है। इस समय सभी दिशाएं आनंद युक्त हैं, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहां आनंद ना हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। देखिए रात्रि का समय है, सब अपना कार्य समाप्त करके, संपूर्ण करके निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, कहीं कोई शब्द नहीं है, लेकिन नियति नटी जो नियति रूपी नायिका है, प्रकृति रूपी जो नायिका है, उसके क्रियाकलाप अभी भी बंद नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। जो प्रकृति रूपी नायिका है उसके क्रियाकलाप
इस समय भी चल रहे हैं। कहीं उसके कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन कितने एकांत भाव से मतलब कोई शब्द नहीं है, शांत मन से चुपचाप नियति रूपी नायिका जो है, प्रकृति रूपी नायिका अपने कार्यों को कर रही है शांत मन से, अकेले ही चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि प्रातः काल की कवि ने वीर पहरेदार लक्ष्मण को प्रकृति के प्रति आसक्त दिखाया कि प्रकृति के प्रति उनकी कितनी आसक्ति है। वे अपने मन में प्राकृतिक सुंदरता के विषय में अनुमान कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण के माध्यम से प्रकृति का सुंदर रूप जो है उसका वर्णन कवि ने किया है। लक्ष्मण सोचते हैं कि रात्रि में जब सब सो जाते हैं तो पृथ्वी चारों ओर ओस रूपी मोती बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रात में जो ओस पड़ती है ना, तो प्रातः काल जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो मोती के समान दिखाई देते हैं। ओस की बूंदें मोती जैसी चमकती हैं, इसलिए लगता है मानो धरती ने अपनी झोली से मोती बिखेर दिए हो। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब सूर्य का ताप पड़ता है उन पर तो वे सभी मोती जो हैं समाप्त हो जाते हैं। तो इसको कवि ने देखो कितनी सुंदरता से दिखाया है कि रात्रि समाप्त हो जाने पर जब प्रातः काल होता है तो सूरज अपनी किरणों से उन मोतियों को समेट लेता है, अपनी गोदी में समा जाती है उसके सारे मोती। कवि स्पष्ट कर देना चाहता है कि प्रातः काल में उसकी जो बूंदें हैं, सूरज का ताप जब उन पे पड़ता है तो वे सूख जाती हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज के ताप से वो ओस रूपी मोती जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो मानो सूरज ने तो बटोर लिया उनको, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य इन मोतियों को इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखता, वो भी इन मोतियों को आराम देने वाली संध्या को अर्पित कर देता है। संध्या आती है ना, एक बार दिन के बाद जब रात्रि होती है तो जो बीच का समय होता है वो संधि काल कहा जाता है। संधि काल या संध्या काल कुछ भी कह देते हैं। ऐसे ही रात्रि के बाद जब प्रातः काल होता है तो उसके बीच में एक जो बिल्कुल धुंधला सा समय होता है कि ना तो बहुत अंधेरा है और ना वो प्रातः काल कहा जा सकता है, वो संधि काल कहा जाता है। संधि मतलब योग, जो दोनों समय को आपस में जोड़ने वाला समय होता है, संध्या काल या संधि काल, तो उसको दे देता है वो। मानो सूरज जो है आराम के बदले में मोती उसे सौंप देता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सूरज के द्वारा जो वे मोती दिए गए हैं संध्या को, आकाश में तारागणों के रूप में फिर से चमकने लगते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल शरीर को इन मोतियों से सजा लिया हो और उसका एक अलग ही सुंदर नया सौंदर्य झलक रहा हो। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। उसका जो श्याम वर्ण का शरीर है उसने उन मोतियों से उसे सजा लिया हो और उसका एक अलग ही नया रूप निखर आया हो। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लक्ष्मण के माध्यम से प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तरफ तो प्रकृति अपना उत्साह, उल्लास, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए प्रतीत हो रही है और दूसरी तरफ अपने शोक भरे भावों को भी व्यक्त कर रही है। कवि कहते हैं कि प्रकृति अपनी जो ओस रूपी बूंदें हैं उनके माध्यम से अपनी प्रसन्नता और अपना हर्ष
दोनों ही भावों को प्रकट कर रही है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है ना। तो उन्हीं जो तरल सरल ओस बिंदु हैं, उनसे अपनी आत्मीयता के कारण वेदना को स्पष्ट करते हुए, वेदना की स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये हमारी सहभागिनी बन जाती है। प्रकृति का न्याय विधान जो है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये यहाँ अनजाने में भी हमसे अगर कोई भूल हो जाए, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अगर अनजाने में भी हमसे कोई भूल हो जाए तो उसका पूरी निर्दयता से ये दंड हमें देती है। सभी अपराधों के लिए हमें उसके लिए दंड देती है निर्दय भाव से। और वहीं दूसरी तरफ बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। दूसरी तरफ जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका भी इस प्रकार पोषण करती है जैसे कोई माता अपने अबोध बच्चों का पालन पोषण करती हो। बच्चों के समान जैसे बच्चों का माता पालन पोषण करती है, ऐसे ही प्रकृति उन बड़े बूढ़ों का भी बड़ी सदैव दयालु हृदय से, बड़े दया भाव से उनका पोषण करती है। तो प्रकृति ओस के कणों को मोतियों के रूप में पृथ्वी पर जो बिखेरती है तो अपना हर्ष प्रकट करती है। और ओस कण यही जो है, यही ओस कण हमारी वेदना में आंसू की बूंदें बनकर लुढ़कते हैं। प्रकृति को माता के रूप में चित्रित करना कवि के भावात्मकता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर 8वां पद्यांश है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तार। अब लक्ष्मण के मन में ये बात आ रही है कि ये सुंदर प्राकृतिक प्रकृति जो सुंदर हमें दिखाई दे रही है, इसके बीच में ही लक्ष्मण के मन में ये विचार आता है कि कुटिया में सीता जी सोई हुई हैं और वो अपने वहाँ बैठे, वे जो लक्ष्मण वहाँ बैठे हैं वे अपने बीते हुए समय की बात सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा इस समय मन में विचार आ रहा है कि जब हम राजमहल से वन को प्रस्थान हमने किया था, आज उस समय को 13 वर्ष बीत गए हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, बीत चुके हैं 13 वर्ष जब हम घर से आए थे। पर है मानो कल की बात, परंतु ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात हो, जैसे बहुत जल्दी समय बीत गया। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। लक्ष्मण के मन में ये बात आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात थी। मतलब उस छवि को जब वो घर से आए थे वन में, उस छवि को लक्ष्मण भूल नहीं पाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात थी कि उन्हें मन में विचार आ रहा है कि जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो हमें देखकर पिताजी को दुख हुआ था और वे बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अवधि मतलब समय। अब लक्ष्मण के मन में विचार ये भी आ रहा है कि अब वो समय भी निकट ही आ रहा है। 14 वर्ष के लिए वनवास था ना राम का, तो उनके मन में विचार आता है कि अब वो समय निकट ही है, पास ही है, जबकि हमारी वनवास श्री राम की वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी। वन में रहने की अवधि जो है 14 वर्ष वो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 13 वर्ष तो बीत ही गए। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण को देखिए कितना कैसे विचार है उनके। वो कह रहे हैं कि मुझे जो यहाँ रहते हुए, वन में रहते हुए अपने भाई की सेवा करने का जो अवसर मिल रहा है वो मुझे कहाँ मिल पाएगा। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इस जन अर्थात मुझे, लक्ष्मण अपने लिए मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे जो यहाँ रहते हुए भाई की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा धन मेरे लिए और क्या होगा। इससे बढ़कर तो मेरे लिए वहाँ कोई और धन होगा नहीं, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा धन है। तो मुझे यहाँ वन में रहते हुए अपने भाई की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब आगे लक्ष्मण के मन में श्री राम के प्रति विचार आ रहे हैं
वो कहते हैं और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। देखिए कितनी सुंदर बात है। लक्ष्मण सोचते हैं कि आर्य मतलब श्री राम, अपने भाई के लिए, राम के लिए उनके मन में विचार आया कि वो जो है राज्य का जो भार धारण करेंगे, प्रजा का जो कार्य करेंगे, राज्य को संभालेंगे, वो सब भार को संभालना तो वे प्रजा के हित के लिए ही करेंगे, व्यस्त रहेंगे। हम सबको भी मानव विवश विसारेंगे। वे राज्य कार्य में व्यस्त रहेंगे, लगे रहेंगे लगातार, और इसी कारण उनके पास सामने ये विवशता होगी कि राज्य कार्य के कारण उन्हें हमारी ओर से अपना ध्यान हटाना होगा, जिससे वो प्रजा का हित कर सकें। तो राज्य कार्य में व्यस्त रहते हुए उन्हें हमें भुलाना ही होगा, ये उनकी विवशता होगी। कर विचार लोकोपकार का, लोक उपकार, अ उ का ओ हुआ है, गुण संधि। लोक संसार, उपकार भलाई हित। संसार के उपकार का विचार करके हमें न इससे होगा शोक। मतलब राज्य का जो वे भार धारण करेंगे, प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहेंगे श्री राम भाई हमारे, तो ये संसार के उपकार का काम है। तो इस कारण हमें इस बात से कोई शोक भी नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा। पर अपना हित आपने ही क्या कर सकता है यह नरलोक। परंतु क्या ये संसार, नरलोक जो मनुष्यों का जो संसार है, क्या ये संसार अपने हित के विषय में अपने आप चिंतन नहीं कर सकता, अपने कल्याण के बारे में अपने आप कुछ नहीं सोच सकता, अपना हित अपने आप नहीं कर सकता है क्या? अगर ऐसा संभव होता तो श्री राम का ध्यान हमारी तरफ रहता। तात्पर्य ये है कि लोग अपना और सारे संसार का हित कर पाते तो संसार कितना मधुर और सुखद होता। यहाँ राम की महानता के साथ साथ लक्ष्मण के सेवा भाव को भी दर्शाया गया है। उनकी सोच में एक साथ दो भाव आ रहे हैं कि एक तरफ तो उनके मन में ये बात आ रही है कि वो मतलब हमसे बहुत प्रेम करते हैं श्री राम, लेकिन प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें भुलाना होगा, और ये संसार के उपकार का काम है तो हमें इससे कोई शोक भी नहीं होगा। लेकिन फिर मन में यह भी विचार आता है कि क्या ये संसार स्वयं अपना हित चिंतन नहीं कर सकता क्या? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। रस शांत है, प्रकृति का वर्णन है, गुण माधुर्य है और अलंकार उत्प्रेक्षा है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु से संबंधित जो पुनर्मिलन शीर्षक है, जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन शीर्षक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब के आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।